जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यह यूनिक पब्लिकेशन का लेके आए हैं, जो सेट प्रैक्टिस बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का प्रैक्टिस वर्कबुक हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें आज का जो सेट प्रैक्टिस है बता दें आपको कौन सा क्रम का है। तो देखिए, इसमें जो प्रीवियस ईयर था ये मैंने पूरे कंप्लीट करा दिया है। इसका बहुत ही जल्दी इसका मैराथन क्लासेस आने वाली है। और मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग कर रहे हैं जो है 20 नंबर है ना। क्रम से देखा जाए तो 20 नंबर और प्रैक्टिस वाइज देखा जाए तो 10 नंबर है ना। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते और देखते हैं कि स्कोर क्या रहा था। अपना स्कोर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 10 पे आ गए हैं, जिसमें पहला सेक्शन क्या आता है, सामान्य अध्ययन का। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन एक इक्वल ही होता है। तो चलिए हम लोग सामान्य अध्ययन को देखते हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन में क्या क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्या इसमें कि बस्तर जनजाति बहुल जिला भारत के किस राज्य में है। बस्तर जो जनजाति निवास करती है बहुल जिला में, यह किस राज्य में है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। आंसर क्या बनेगा, छत्तीसगढ़ राज्य आंसर ये होगा। निम्नलिखित में कौन सा वेद गद व पद दोनों में है, बताइए। तो वो कौन सा वेद है जिसमें गद और पद दोनों है। तो आंसर क्या बनेगा, यजुर्वेद है। कौन है, यजुर्वेद। निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे आप कि सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में है, नहीं। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो यह उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले में स्थित है। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में ही है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था। तो आंसर क्या बनेगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, किसे दिया था। तो आंसर बताइए। सिखों के गुरु 5वें गुरु थे वो, उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। आंसर बनेगा डी। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। कौन लिखे हैं ऐतिहासिक विवरण, यह लिखी हैं गुलबदन बेगम लिखी हैं। आंसर बनेगा सी, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा मतलब पुस्तक लिखी है गुलबदन बेगम। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी कौन सी संधि की थी सिराजुद्दौला के साथ। तो वह 1756 में किए थे, है ना। ब्लैक होल की घटना के बाद जो है मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक जो सेना बंगाल भेजी गई, और इस सेना ने इस सेना द्वारा 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार किए जाने के बाद बंगाल के तत्कालिक नवाब जो थे सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों के द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई, जिससे विवश होकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 9 फरवरी 1757 को क्लाइव के साथ अलीनगर की संधि किए थे। कौन सा, अलीनगर की संधि किए थे, है ना, उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो आंसर बनेगा ए। अब देखते हैं हम लोग गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, किस राज्य में है गारो खासी पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, मेघालय में है। कहाँ पे, मेघालय राज्य में पड़ता है। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, पूना पैक्ट। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। राइट आंसर डी बनेगा। कब हुआ था ये, 1932 में हुआ था। जिस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक निर्णय पेश किया गया, उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे, है ना। और 20 सितंबर 1932 को उन्होंने जेल में से ही
आमरण अनशन शुरू कर दिया और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से पूना में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बीच में एक समझौता होता है और इस समझौते के तहत अम्बेडकर ने हरिजनों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की वापस ले लेते हैं और संयुक्त निर्वाचन के जो सिद्धांत को स्वीकार किया। इस समझौते के अंतर्गत जो है हरिजनों के लिए विधानमंडलों में सुरक्षित स्थान को 71 से बढ़ा के कितना कर दिया गया पता है, 148 कर दिया गया। देखिए अगला है कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो आंसर बनेगा बी, एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट थे। 1917 में कोलकाता में संपन्न कांग्रेस के 33वें अधिवेशन का जो सभापतित्व कौन करते? एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? कौन थे इसके लेखक? तो आंसर बनेगा दादा भाई नेरोजी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के प्रथम संपादक, तो आंसर बनेगा अरविंद घोष। अरविंद घोष। बंगाल विभाजन जो 1905 के बाद अनेक जो क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया जैसे कि वंदे मातरम, इसका प्रथम संपादक अरविंद घोष थे। अब आते हैं अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाएं से सभी कालक्रम को कूट चुनना है आपको, है ना। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको बताना है मतलब स्वतंत्रता संग्राम की सूची घटनाएं के सभी प्रक्रम सही क्रम में है कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन फॉलो कर रहा है। देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब होती है? तो यह होता है 1930 को होता है। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन होता कब है? तो यह होता है 1916 में, होम रूल 1916। और भारत छोड़ो आंदोलन तो ये तो 1942 में होती है। और असहयोग आंदोलन 1920-22 तक चलती है, 1920 से 22 तक चलती है ना। तो आप देखेंगे क्या कि सबसे पहले कौन आ रही है? होम रूल लीग आंदोलन। 2 से स्टार्ट होने वाला बस एक ही तो है, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बनेगा। पहले होम रूल, उसके बाद होता असहयोग आंदोलन, बिल्कुल सही, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, तब लास्ट में होता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट आंसर हमारा बी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये बताना हमें। कौन सम्मिलित नहीं है? अब देखेंगे सैंडर्स हत्याकांड जो 1928 में होती है, ये तो बात सही है। ओ डायर हत्याकांड 1940 में, अलीपुर षड्यंत्र 1908 में, बिल्कुल सही। तो काकोरी कांड ये गलत है, 1927। ये होता कब है काकोरी कांड? तो 1925 में होता है काकोरी कांड, 27 नहीं बल्कि 25 करेक्ट होगा। और 9 अगस्त को होता है, 9 अगस्त 1925 को। तो राइट आंसर हमारा डी बन जाएगा ऑप्शन। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया गया था? कब अधिगृहित किया गया था? तो आंसर बनेगा बी, 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी बन जाएगा, 24 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इसे अपना लिया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद किए थे। कौन किए थे? चंद्रशेखर आजाद किए थे। कब किए थे? तो ये बता दें आपको, 1928 ईस्वी में किए थे। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? कौन बनी थी जिनका हाल फिलहाल 2023 में अभी निधन हुआ है? तो आंसर क्या बनेगा? और ये प्रथम महिला थी, प्रथम, तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, एम फातिमा बीबी हैं। किस विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? आंसर बनेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो राइट आंसर सी बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और यह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 110 के 3 के तहत।
निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद है? किस देश के साथ है? आंसर बताइए। करेक्ट आंसर होगा नेपाल के साथ। आंसर नेपाल के साथ है। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा जो है किस अनुच्छेद में निहित है बताइए। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 352 में आपातकाल का उद्घोषणा किया गया है। घोषणा 352 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो आंसर बनेगा आपका करेक्ट 36 से 51 में पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और भाग किस में पड़ता है? तो भाग भी याद रख ले, भाग 4 में पड़ता है ना। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला है ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स एक संगठन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य जो है आर्थिक विकास और व्यापार में प्रगति। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी ब्रिक्स। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? पहले तो ये बताइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है? तो बता दें आपको यूएसए अमेरिका से लिया गया है। और यह जो है किस आर्टिकल में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है? तो यह आर्टिकल है 61 है ना। 61 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। और 59 में क्या है? तो आर्टिकल 59 में है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें होंगे कि हाँ वो 35 वर्ष की आयु ज्ञात कर लिए हो और मतलब एजुकेटेड हो या ना हो, बट 35 वर्ष की आयु उनकी न्यूनतम हो, है ना। और कोई लाभ के पद पे ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये सब होनी चाहिए उनकी शर्तें। और 60 में क्या है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा शपथ है ना, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। और 62 में क्या है? तो 62 में है राष्ट्रपति के पद पर रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन के लिए जल मार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? कितना है? तो 14,500 किलोमीटर लंबा है। आंसर ए बनेगा। नाटो क्या है? नाटो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यह कैसा ऑर्गेनाइजेशन? नाटो एक उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देश के बीच एक सैन्य संबंध है। आंसर बी बनेगा हमारा। आंसर बी बनेगा। और बता दें उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच एक सैन्य संगठन जो है जिसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था अपनाई है जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति की सहयोग करने में सहमति होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? कौन निजी है? तो कृषि है। आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? कौन है सबसे ज्यादा? केरल है। आंसर सी बनेगा केरल, उसके बाद गोवा, उसके बाद असम, तब है मिजोरम। सुंदरबन डेल्टा बनाती है कौन नदी? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर ए गंगा नदी। निम्नलिखित में कौन सी पुरस्कार खेल अनुशिक्षण कोचिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? कौन दिया जाता है? यह द्रोणाचार्य पुरस्कार। आंसर ए बनेगा द्रोणाचार्य खेल के जो जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। झारखंड से कोयला आती है क्या? बिल्कुल सही। राजस्थान से बक्साइट नहीं, ये गलत हो गया आपका। आंसर बी करेक्ट। यहाँ कर्नाटक से क्रोमाइट, केरल से मोनोजाइट, बिल्कुल सही। यानी आंसर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ओडिशा से बक्साइट सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है ना, तो राजस्थान नहीं ओडिशा। करेक्ट आंसर बी होगा। स्थानांतरी कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? झूम के नाम से। आंसर ये बनेगा झूम नाम से जाना जाता है।
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन नहीं है सुमिलित? तो चावल और बिहार सम्मिलित नहीं है। आंसर बी बनेगा, चावल और बिहार, क्योंकि चावल जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, इसलिए सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा दो परोक्ष कर है? कौन सा दो परोक्ष कर है बताइए? तो आंसर बनेगा सी, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क। आंसर सी बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन नहीं है सही सुमिलित? तो आंसर बनेगा बी, नागोया प्रोटोकॉल। यह अनुवांशिकी परिवर्तित जीव। करेक्ट आंसर बी बनेगा आपका। नागोया प्रोटोकॉल जो है यह जैव विविधता से संबंधित है। किससे है? जैव विविधता से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, बिल्कुल सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से, रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि से। अब आइए, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास व निर्धनता का निवारण करना। आंसर डी बनेगा। सापेक्षता निर्धारणता क्या है? सापेक्ष निर्धारणता, निर्धनता का अर्थ है, इसका अर्थ है कि आर्थिक असमानताएं। आंसर डी बनेगा, आर्थिक असमानताएं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन एकत्रित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बनेगा। भारत में हैराड-डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? बताइए। तो आंसर बनेगा प्रथम, है ना, राइट आंसर डी बनेगा। और दूसरा PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहला हुआ कब से कब था? 1951 से 1956 तक चला था पहला। जैन धर्म के लोग मानते हैं महावीर थे अंतिम, क्या थे अंतिम बताइए? अंतिम तीर्थंकर थे। आंसर डी बनेगा, 24वें क्रम के थे जैन धर्म में महावीर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, कब लागू हुआ बताइए? तो आंसर बनेगा बी, अप्रैल 2010 में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ। तो आंसर बी बनेगा। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? ग्लेशियर किस राज्य में है? जेमू ग्लेशियर। तो आंसर बनेगा डी, कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी, किसके लिए किया गया था यह आम सभा? तो आंसर बनेगा बी, लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था, है ना। तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। और यह लोकप्रिय नेता कौन कौन थे? तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सत्यपाल थे, डॉक्टर सैफुद्दीन कुछ किचलू थे। इनके गिरफ्तारी एवं रॉलेट एक्ट दोनों के विरोध में किए गए थे ये सभा। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी बनेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। INA का गठन हुआ था। INA का गठन हुआ था, आंसर बताइए? सिंगापुर में हुआ था। राइट आंसर डी बनेगा, सिंगापुर। INA मतलब आजाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 में सिंगापुर में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, बताइए क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है ना। तो आंसर करेक्ट क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट डी, सी बनेगा। डी बोल रहे हैं, सी राज्य संघ है। करेक्ट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु का एक सहायक नदी है? कौन है सहायक नदी बताइए? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, जास्कर है। जास्कर जो है सिंधु की एक सहायक नदी है। सोन जो है यह गंगा नदी की सहायक है। यमुना जो है यह किसकी है? यह भी गंगा की है। और चंबल किसकी है? चंबल यमुना नदी की सहायक है ना। निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी है? कौन लिखे हैं द बेंच? यह लिखे मेघन मार्कल। मेघन मार्कल के द्वारा लिखा गया है। यह बच्चों की किताब है द बेंच। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी हो? 25 वर्ष हो। तो आंसर क्या बनेगी? डी।
राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है राज्य सरकार को? तो आंसर बताइए। ऑप्शन ए, राज्यपाल की सिफारिश पे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर ये बनेगा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है बताइए। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, भारत के उपराष्ट्रपति का जो नियुक्ति किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है ना। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। राजदूत, प्रधानमंत्री, महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं किया जाता है। यह एक ऐसा पद है जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, बल्कि इसका चुनाव एक जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अब आइए सामान्य विज्ञान एवं गणित को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जक देश कौन है? तो आंसर बनेगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन बी होगा। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन अंडा में नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बनेगा आपका सी, विटामिन सी नहीं होता है अंडे में। ध्वनि की गति धीमी होती है, किसमें ध्वनि की गति धीमी होगी? सबसे ज्यादा इस्पात में होती है। कहने का मतलब लोहा में सबसे ज्यादा होगी। और आप समझेंगे कि निर्वात में तो होगी ही नहीं, जब तक कोई माध्यम नहीं होगा तब तक ध्वनि उसमें आएगी कहाँ से? तो सबसे कम किस में होगी बताइए। करेक्ट आंसर आपका सी होगा, हवा में। पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे कहा जाता है। बताइए उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहेंगे? आयोन कहेंगे, एटम कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे या न्यूक्लियस? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, मॉलिक्यूल्स कहेंगे, अणु। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? ब्लड को थक्का करने में कौन सहायक होता है विटामिन बताइए। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी बनेगा, विटामिन के। हम तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, किसके कारण? आंसर क्या बनेगा आपका? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। राइट आंसर ये होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। आंसर बनेगा बी, मायोसिन पाया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? तो 639 है। सामान्य दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? सामान्य दूध का पीएच वैल्यू 6.7 से लेकर 6.9 के बीच में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? मानव के लिए उपयोगी बताइए कौन है? केचुआ। आंसर बी बनेगा, केचुआ। यह केचुआ के जरिए जो है मृदा की उर्वरकता बढ़ती है। उपवर्ग में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। आंसर सी बनेगा, काला। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो आंसर बनेगा ए, तना खाया जाता है इसका। अदरक का तना भाग खाया जाता है। यदि किसी घन का आयतन दिया हुआ है 375√3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है। विकर्ण क्या होगा? तो आइए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आपके पास दे रखा है क्या कि हम मान लेते हैं घन की भुजा ए तो लेते ही हैं। तो आपको पता है ना ए क्यूब होता है इसकी आयतन। आपके पास दे रखा है कितना? 375√3 इतना दिया है ना। तो अब इस ए को हम लोग ये क्यूब पे लेके जाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 375 और ये √3, ये √3 क्योंकि क्यूब वाली आ जाएगी यहाँ पे। तो अब 375 है, इसे आप तोड़ सकते हैं क्या? 125 और गुन्ने 3 और गुन्ने √3 इतना लिख सकते हैं हम लोग। 125 का क्या होता है? 5 होता है। और ये 2 है और ये एक 3, मीन्स आप
ये 3 को आप √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसका वैल्यू ये हम लोग लिख सकते हैं और ये इतना है ही, यानी कि क्या आएगा, 3 को 3 रूट आ रहा है, मतलब एक बाहर निकल जाएगा, तो 5√3 आ गया। ये हमारा क्या, भुजा आ गया। हमें निकालना क्या है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है क्या है, तो √3 गुने साइड होता है। तो √3 और गुने साइड हमारा कितना निकला है, 5√3 निकला है ना। तो √3 कट जाएगा, यानी 3 5 जा 15 सेंटीमीटर। यानी आंसर कितना गया हमारा, आंसर आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया। अब देखिए कह रहा है क्या कि 2 श्रमिक ए और बी किसी कार्य को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अकेले ए को इस कार्य को पूरा करने में एक साथ ए और बी को कार्य पूरा करने में लगे समय से 14 घंटा अधिक लगते हैं। अकेले बी को इस कार्य को पूरा करने में एक साथ ए और बी को एक कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय लगभग 3.5 घंटा से अधिक लगते हैं। तो उन दोनों के द्वारा एक साथ कार्य को पूरा करने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं यहाँ पे कितना समय लगा है। तो आप सीधे एक तरह से देखिएगा ना, अभिष्ट जो समय लगा है XY हम लेते हैं, √, कितना है 14 और गुने 3.5, मतलब 3 दूना 6 1 7/2 इतना रहेगा। तो इसे काट सकते हैं 7 टाइम, यानी कितना 49 रूट में, यानी कितना गया 7। आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए 7 घंटा। अगला देखिएगा, कह रहा है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। लोहा के साथ निकेल मिलाया जाता है ना। लोहा के साथ क्या मिलाया जाता है, निकेल। लोहा, क्रोमियम, कार्बन तथा निकेल इसमें जो है मिलाए जाते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, बताइए कौन है। तो आंसर बनेगा समुद्र का पानी, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। प्रोड्यूसर गैस बताना है आपको, कौन है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस जो है आंसर ए बनेगा, CO+N2+H2 है। प्रोड्यूसर गैस एक प्रकार का गैसीय मिश्रण है जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस मौजूद है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। LPG में कौन सी गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है, कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है बताइए। तो आंसर बनेगा, राइट आंसर है एथिल मार्कप्टन। आंसर ए बनेगा एथिल मार्कप्टन। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, किसका बना होता है, यह बना होता है टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का बना होता है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसकी चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है, नष्ट हो जाता है। आंसर डी बनेगा, क्या हो जाता है, नष्ट। निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है, कौन सा संश्लेषित, तो वह है सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, बायोगैस में कौन उपस्थित नहीं है, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, क्लोरीन जो है उपस्थित नहीं है ना। करेक्ट आंसर हमारा सी राइट आंसर होगा। बल का SI यूनिट बताइए, क्या होगा, न्यूटन होगा, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है, कौन नहीं होता है बताइए। निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है, तो राइट आंसर बनेगा हमारा सी, आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा रबर वल्केनाइजेशन का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रबर वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर सी, ऑप्शन होगा सल्फर। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम बताना है आपको, क्या नाम है दूरदर्शी का, हब्बल दूरदर्शी। आंसर डी बनेगा, हब्बल दूरदर्शी। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आंसर बताइए, दृष्टिपटल यानी रेटिना पे बनता है, राइट आंसर डी होगा। पेड़ पौधे में कौन सी
गैस छोड़ते हैं? पेड़ पौधे दिन में कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो दिन में ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। सबसे ज्यादा पीपल छोड़ता है, तो राइट आंसर ए। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या होगा, बताना है आपको। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका होता क्या है, NaOH फॉर्मूला होता है, NaOH कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अकेले किसी कार्य को 4800 रुपये में 16 दिनों में कर सकता है, लेकिन किसी की सहायता की पूरी हो जाती, लेकिन किसी की सहायता कार्य में शामिल करने से वह 12 दिनों में पूरा हो जाता है। सहायक को प्राप्त होने वाला हिस्सा आपको ज्ञात करना होगा। तो ए द्वारा कितना काम किया जाता है, मतलब कि 3/4। उनके द्वारा किए गए कामों का अनुपात कितना हो गया, 3/4। अब 3/4 में से शेष कितना बचेगा, वो एक में से हम घटा लेंगे ना। चलिए, तो एक से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4, और एक आया 3/4। इसका रेशियो ले लीजिएगा, यानी कितना आ गया, 3:1 आ गया। ठीक है। अब देखिए सहायक का जो अनुपात हुआ वो कितना हो गया, टोटल मिल रहा है 4800 रुपया। टोटल कितना हुआ, 314 हो गया। और सहायक को कितना, 1 ही रुपया ना मिल रहा है, ये सहायक वाला है और ये इसका है, तो 4 से काटी 1 और 2, यानी कितना मिलेगा इसको, 1200 रुपया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1200 रुपया सहायक को मिलेगा। 3 संख्याएं का अनुपात दिया है, 1:4, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 800 है, तो तीनों संख्या का योगफल हमें बताना है कि क्या होगा। तो पहले तो हम क्या लेते हैं, इसका एलसीएम बना लेते हैं। एलसीएम 4 5 3 का क्या हो जाएगा, 4 5 3 का एलसीएम 60 ले लेते हैं क्या, 60। तो ये 4 से 15 टाइम में, और ये 12 टाइम में, और ये कितने टाइम में, 20 टाइम में। तो हमारा एलसीएम आ गया 12, 15 12 20। अभी 60 से मतलब नहीं, हटा दीजिए इसे। अब बोला क्या जा रहा है कि सबसे, यहाँ पे टोटल जो है 800, ठीक है। सबसे बड़ी कौन है, 20 है, सबसे छोटी 12। इस दोनों का डिफरेंस 8 से गुने ये सभी को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, सभी को 47 जोड़िएगा, तो काटिए इसको 10 टाइम में, और ये कितना हो जाएगा, 4700। 470 हो गया, 47, हाँ 4700 होगा ना, उसको 100 ना होगा, ठीक है, 4700 रुपये। तो आंसर क्या बनेगा, मतलब तीनों का योग जो हमें निकालना था ना, तीनों का योग कितना आ गया, राइट आंसर डी, 4700 आ गया। अब देखिए कह रहा है किसी शंकु और अर्धगोले में जो है प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इन दोनों के आयतन भी बराबर है। शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शंकु के वक्रपृष्ठ होता क्या है, तो 1/3 πr² होता है ना। तो हम लोग बनाते हैं। अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 πr³ होता है। तो रखिए 1/3 πr² कितना है, 14 का होल स्क्वायर गुने h, तो h रहने देते हैं इधर। ये होता है अर्धगोले का 2/3 πr³। पाई को पाई रहने दीजिए, r³ कितना है r, तो इधर भी 14 है, क्यूब है ये। पाई से पाई कैंसिल करिए, 3 से 3 कैंसिल होगा, और कोई कटेगा, तो यहाँ से 2 14 है, तो यहाँ से कट गया 2, यानी बच गया मात्र एक 14। अब देखिए h की वैल्यू कितनी आ गई, 14 दूना 28, h की वैल्यू आ गई 28। अब हमारे पास त्रियक l निकालनी है ना, तो ये क्या होते हैं, r² प्लस h² रूट ओवर में। तो h 28 का दिया है, 28 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14√5 हो जाएगा। एल निकल गया। अब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर एल। तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुने आर है 14, एल कितना निकाले हम लोग, 14√5। काटिए 2 टाइम्स में मल्टीपल करिए, तो आ जाएगा 616√5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर कौन सी है हम लोग की, तो राइट आंसर ऑप्शन
सी मिल रहा है, करेक्ट आंसर सी होगा। कह रहा है क्या 11 AM पर वैष्णव स्थान ए से बी के लिए प्रस्थान करता है और 2 PM पर सुमन स्थान बी से ए पर प्रस्थान करती है। उनके बीच की दूरी 516 किलोमीटर है। यदि वैष्णव की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, सुमन की चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो एक दूसरे से मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, तो ये हमें बतानी है। तो चलिए हम लोग इसे बना के देखते हैं, आंसर क्या बन रहा है हम लोग का। देखिए हम मान लेते हैं सुमन की चाल जो है 3 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखिए T+3 है ना, 44 प्लस T मल्टीपल 52 कितना है 516 है ना। अब बनाइए इसे, कितना हो जाएगा 44T प्लस 132 प्लस 52T इक्वल 516। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 96T इक्वल 384। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आवर। आप देखेंगे मिलने के समय जो है 2 बजे तो वो पहुंच जाता है 2+4 यानी 2 और +4 करिएगा, यानी मिलेगा कब वो एक दूसरे से, तो 6 बजे। करेक्ट आंसर ये बनेगा 6 बजे शाम में। कह रहे क्या कि प्रसाद प्रत्येक 18,000 रुपये में 12 टीवी सेट खरीदता है और 2,59,200 रुपये में कुल मूल्य पे बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें बतानी है। तो हम लोग निकालते हैं 12। एक सेट का मूल्य कितना हो जाएगा, एक सेट का मूल्य जो है 18,000, तो सेट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 2,59,200 में हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी 21,600। कितना आ जाएगा 21,600 जो हमारा विक्रय मूल्य सीधे दिख रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, 21,000 में से 1,800 घटा लीजिए, 21,600 में से 18,000 घटा लीजिएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास 3,600 है ना। 3,600 का लाभ हो रहा है, सीधे लिखते हैं हम लोग 3,600 का लाभ हुआ गुन्ने 100 और हमारा विक्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था 18,000। 3 0 से 3 0 काटिए, 18 दूना 36, मतलब प्रॉफिट हो कितना रहा उसे 20%। तो आंसर बनेगा क्या हमारा, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। कह रहा है क्या किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के थे, ठीक है, तो 45% लड़की होंगी और 60% लड़के और 75% लड़कियां जो है पास हो गई, उत्तीर्ण हुई, और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। तो अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या हमें बतानी है कि कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए, है ना। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। देखिए टोटल हम संख्या 100 ले लेते हैं, ठीक है। 100 में से यह जब लड़का हो गया कितना 55, तो लड़की कितनी हो गई 45, ठीक है, ये गर्ल ये बॉय। ओके, अब देखें कि अनुत्तीर्ण 55, यही ना है बॉय, अनुत्तीर्ण 55 का 40% फाइंड करिए, तो कितना आ जाएगा 40%, ये आ जाएगा 22, ठीक है। अब इसका निकालिएगा आप कितना 25% ना, 45 का 25 मतलब 1/4 सीधे करना दीजिए, तो कितना आ जाएगा 11.25 आ जाएगा, ठीक। अब देखेंगे कि 11.25 इक्वल यह कितना है, दिया हुआ खुद लड़कियों की संख्या 315, तो आइए बनाते हैं 11.25 इक्वल 315 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है 22% पे, तो सीधे आ जाइए यहाँ पे 11.25 और गुन्ने टोटल 22 लड़के हैं, निकालिए इसको, हटाइए डेसिमल करके और लिखिए, तो काटिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास 616 लड़के आ गए, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन राइट आंसर 616, करेक्ट आंसर सी। कह रहे क्या किसी व्यक्ति ने अपने 15 वर्ष और 13 वर्ष की आयु वाले 2 पुत्रों में
1,45,600 की राशि विभाजित करती। दोनों पुत्रों ने अपने अपने हिस्सों का 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि प्रत्येक को उसकी 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धन मिली हो तो छोटे पुत्र ने कितनी राशि जो है ब्याज पर निवेश की थी, कितनी निवेश की थी? तो चलिए हम लोग बनाते हैं। हम मान लेते हैं बड़े वाला x और छोटा वाला पुत्र y निवेश करता है तब। तो हम क्या करेंगे कि बड़े वाला का, ठीक है, कितना, तो 130, 100 प्लस 30, 130 हो गया, बट्टे 100 इक्वल y का कितना है, तो ये 50 है तो 150 हो जाएगा और 100 काटिए, यानी कितना आ गया, 13x इक्वल 15y आ गया, यानी x रेशियो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15:13 आ गया, है ना। अब y की वैल्यू हम लोग यदि फाइंड करते हैं तो y की कितनी हो जाएगी, 1,45,600, 13 और 15 का ऐड कितना हो जाएगा, 28 और गुन्ने 13 का वैल्यू निकालना है। काटिए इसको, तो काटिएगा तो कितने टाइम्स में कटेगा ये आपका कटेगा 52 टाइम्स में, 5200 मल्टीपल 13 आ कितना जाएगा, 67,600। ये आ गया आपका छोटे वाला का। तो हमें निकालना था छोटे वाले पुत्र का ही, तो 67,600 आंसर करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा आपका। कह रहे क्या, यदि किसी संख्या के 7/6 का 5/6 140 है तो उस संख्या के 9/4 क्या होगा, ये हमें बतानी होगी। तो देखिए x का 7/6 गुन्ने 5/6 इक्वल 140, यही है ना। तो बस बनाइए इसे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 गुन्ने में 6 गुन्ने 6/7 गुन्ने 5 हो जाएगी। काटिए इसको, 7 दूना और 5 चौका 20, यानी 36 गुने 4 करिएगा कितना आ जाएगा, 144। 144 का अब हमें बताना है 9/4, 9/4 गुने 144। काटिए इसको, 4 3 12 और 2 4 6 24, 36 गुने 9 कितनी हो जाएंगी, 324। करेक्ट आंसर, राइट आंसर डी। बोला है क्या है कि जब एक पिज्जा पर 20% की छूट दी जाती है तो 32% का लाभ होता है। यदि छूट 18 हो तो लाभ कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि पिज्जा का अंकित मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% घट जाएगा, मतलब 80 रुपया। तो हम MRP कितना ले लेते हैं, 100, या फिर मार्क प्राइस बोल सकते हैं। मार्क प्राइस 100 रुपया है मेरा, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80 रुपया, क्योंकि 20% घट रहा है। अब हम क्रय मूल्य निकालते हैं, तो क्रय मूल्य इक्वल कितना हो जाएगा, 80 गुन्ने 100 प्लस 132, है ना। तो काटते हैं हम लोग इसको, काटिए तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 2000/33 हो जाएंगे, 32 करें 32 हो जाएंगे। अब जो है नया हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 माइनस 18 करिए, 100 माइनस 18 यानी 82 रुपया विक्रय मूल्य। अब लाभ जो होगा हमारा कितना होगा, 82 माइनस 2000/32, 32 है ना। हम 32% लाभ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 82 माइनस 2000/32, कैल्शियम लीजिए तो आपके पास आ जाएंगे 706/32 रुपीज़, ये आपके आ जाएंगे। इसे आप इसको आप करना होगा अभी 100 से मल्टीपल, ओके, और डिविजिबल बाई 2000 नहीं बल्कि 32/2000। तो इससे ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो मल्टीपल के लिए कितने बच जाएंगे, बस 706 गुन्ने 100/2000, 2 0 से 2 0, तो हमारे पास 706 को 20 से डिवाइड करें, यानी 33 नहीं बल्कि 35.3%। तो करेक्ट आंसर हमारा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा।
कह रहे क्या है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक दूसरे की तुलना में 16 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंक का योग जो है 75 थे, 75% थे। तो उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए ये हमें बतानी है। दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, तो देखिए कितने अंक प्राप्त किए, x प्लस 16 अंक अधिक है, ठीक है, और एक हमारा अंक जो है x है, तो x प्लस 16 इक्वल कितने हो जाएंगे 75, मतलब 3/4 सीधे 4 रख लेते हैं कि x प्लस 16, तो 2x प्लस 16 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू निकालिए यहाँ पे, तो कितना होगा 4 मल्टीपल x प्लस 16 इक्वल ये हो जाएगा 6x प्लस 48, 4x प्लस 64 इक्वल 6x प्लस 48, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास 2x घटेगा तो 64 माइनस 48, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/2 काटिए यानी 8, x की वैल्यू 8 आ गया। और हमारा संख्या क्या आ जाएगा 8 प्लस 16 कितना आ जाएगा 24 और 1 8, 8 और 24 आ गए, तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा क्या 8 और 24, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। कह रहा है क्या रहमान उसकी मोटर साइकिल पर की गई एक यात्रा में 616 किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि वह 31 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 8 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 7 घंटों की यात्रा गति से तय करता है, किस गति से तय करता है ये हमें बताना है। तो शेष यात्रा की गति कितनी हो जाएगी ये दिखाते हैं हम लोग, 661 माइनस 31 गुने 8 बट्टे 7, 661 माइनस 248 बट्टे 7, 413/7, इसको डिवाइड करिए यानी कितना आ गया 59 किलोमीटर प्रति आवर, 59 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी हो गया। कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 27 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत वजन 45 किलो है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 49.6 किलो है। कक्षा में लड़कों का औसत वजन जो है क्या है, तो जो 23 लड़कों का कुल वजन 50 गुने 49.6 में से घटा दीजिए 27 गुने 45, तो बनाइए इसे क्या हो जाएगा, गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 2480, उसमें से घटाना है आपको 1215 को, 2480 में से 1200 तो घटाइएगा तो टोटल आ जाएगा 1265। कितने पे निकालना है 23 पे, काटिए इसको 55 टाइम में, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 55। दो संख्याएं 4 और 20 का तृतीय अनुपात क्या होगा, इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, तो 4 20 समानुपातिक 20 अनुपात x, ऐसे ही निकालते हैं तृतीय अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा 4x और ये इससे गुणा, तो 4x इक्वल 400, 4 से काटिए 100 टाइम में, यानी आंसर क्या बन गया ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है मनदीप संपत से 3 गुना तेज काम करता है, यदि संपत अकेले एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है तब कितने दिनों में वह दोनों मिलकर काम पूरा कर सकते हैं। मनदीप को देखेंगे यहाँ पे, तो अब मनदीप और संपत की क्षमता कितनी है 3:1 है, ठीक है, इसकी इफिशियंसी। और इसका वर्क देखेंगे मनदीप और संपत का, तो 1:3 होगा, जस्ट अपोजिट इसका,
तो मनदीप अकेले काम को करने में कितना दिन लगेगा? 1/3 गुने 60 मतलब कि 20 दिन। ठीक है, ये मनदीप का है। अब जो है दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 गुने 60 प्लस 20 प्लस 60 80। तो 20 गुने 60 बट्टे 80 काटिए, 20 चौका 80, 4 से काटिए, 15 टाइम में, यानी कितने दिनों में दोनों मिलकर ख़त्म कर देगा? तो आंसर बन जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 15 दिनों में ख़त्म कर देगा। कह रहा है क्या कि ए का 50% बी के 80% के बराबर है। तो ए और बी के बीच का अनुपात क्या होगा ये हमें बतानी होगी। तो ए गुने 50 मतलब हाफ और बी गुने 80/100 यानी 0 0 काटिए, 2 से 4, 2 से 5, 4/5, इधर 1/2। तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा? 4 दूना 8/5 यानी 8:5। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कह रहे क्या ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। बी जो है ए से 80% अधिक कुशल है। बी और ए मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 100 और 80, क्योंकि 100 और 180 होगा। ठीक है, ए और बी की इसका 100 ले लेते हैं हम, तो इसका 180 होगा क्योंकि 80% अधिक है कौशल। तो इसको काटिए, 5 और 9 का रेशियो। ए जो है कुल कार्य ए का समय, ए की क्षमता कितना हो जाएगा? 9 गुने 5 45 होगा ना, 45। और ए और बी मिलकर कुल कार्य को कितने दिन में करेंगे? टोटल 45 वर्क है, उसे करने में 9 5 14 दिन, यानी कि फ्रैक्शन में आ जाएगा 45/14। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। यदि 15% की छूट मिलने के बाद विक्रय मूल्य 2125 रुपये है तो उसकी चिन्हित कीमत क्या थी ये हमें बतानी है। तो अंकित मूल्य कितना है? 2125 गुन्ने 100/85, 15% छूट है 85, काटिए इसको तो कितना आ जाएगा? 2500 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगी? राइट आंसर डी 2500। कह रहा है एक चतुर्भुज के 4 कोनों का माप दिया है, 1 2 3 और 4। सबसे बड़े कोण का माप बताना है आपको। सभी को ऐड करिए, 7 2 9 1 10, 10 x इक्वल 360 है। काटिए 0 0 यानी x की वैल्यू 36 डिग्री। तो सबसे बड़ा 4, इसमें गुना कर दीजिए, 36 गुने 4 24, यानी करेक्ट आंसर बी 144। कह रहा है क्या एक तंबू को 5 मीटर की त्रिज्या के सिलेंडर के आकार में और उसके ऊपर की त्रिज्या के एक शंकु को लगाकर बनाना है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 मीटर और शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर, तो तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी? मोड़ने और सिलाई के लिए 20% अधिक कैनवास जोड़ लें। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो चलिए बना के देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है आंसर इसका। ऑप्शन आपके सामने, चलिए हम लोग बनाते हैं इसे। तंबू का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है प्लस 2 पाई आर एच। तो इसमें हम लोग पाई आर को कॉमन यानी एल प्लस 2h, अभी पाई को यूं ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, पाई गुन्ने 5, 10 प्लस 2 गुन्ने 6, पाई गुन्ने 5 गुन्ने 22, यानी कितने हो जाएंगे? 110 पाई होगा, 110 पाई वर्ग मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं आप। अब तंबू बनाने में लगे कुल कपड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 110 पाई 120/100, 20 छक्के 20 बच्चे, 5 से काटे यानी 132 पाई। ठीक है, और 132 पाई का निकालिएगा 22/7। इस पाई का वैल्यू हटा दीजिए। अब सीधे पाई का वैल्यू हम वैल्यू रख के काटेंगे तो कितना आ जाएगा?
414.86 मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। कह रहे क्या कि एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दे तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर देती है। तो वह संख्या क्या है, हमें बतानी है। तो वह संख्या क्या है, आइए बनाते हैं। दहाई पहले इकाई अंक x, दहाई अंक कितना हो जाएगी 8 माइनस एक्स। वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी 10 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस एक्स गुने 1, यानी ये हो जाएगा 80 में से 10x प्लस एक्स, यानी कि 80 माइनस 9x। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखेंगे आप तो 80 माइनस 9x प्लस 36 इक्वल कितना हो जाएगा 10x प्लस 8 माइनस एक्स, यही ना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 9x प्लस 36 इक्वल 9x प्लस 8, यानी ये हो जाएगा 18x इक्वल 36 प्लस 80 माइनस 8, यानी कितना हो जाएगा 108। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो दहाई अंक कितना हो जाएगा 6 में से 8 में से 6 घटेगा 2 और संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 26। तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर ए 26। कह रहा है क्या है, यदि 12,500 रुपये को 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष में 4 माह के लिए निवेश किया जाता है, जबकि ब्याज क्या हो वार्षिक संयोजित हो, तो प्राप्त मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। तो 4 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 महीना का ब्याज होगा 12/3 यानी 4%। मिश्र धन कितना हो जाएगा 12,500 गुन्ने 112/100 गुन्ने 104/100। काटिए इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 चौका 25 25 और भी कटेगा, तो आपके पास आ जाएगा 14,560। 14,560 राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। एक बैंक जो है अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 5,200 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा, ये हमें बतानी है। तो उसे कितना होगा, आइए इधर बनाते हैं हम लोग। 5200 टोटल है उसका, गुन्ने 100 प्लस 110 हो जाएगा बट्टे 100 का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस 5200 में फिर हमें 110/100 करना है। तो चलिए इसे बनाइए आप। 5200 गुन्ने 110 गुन्ने 110 बट्टे 100 गुन्ने 100 करेंगे, 110/100 की होल स्क्वायर प्लस 5200 गुन्ने 11/10 हो जाएगी ये। तो यहाँ पे हम लोग 5200 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बच के आ जाएंगे 121 प्लस 110/100। काटिए 2 0 से 2 0, यानी कितना 52 गुणे 231। तो इसे करिएगा, आपके पास आ जाएंगे 12,012। कितना आ जाएगा 12,012। तो हमें CI निकालना है, तो CI कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 12,012 में से घटा लीजिए 5200 गुन्ने 2, यानी कितना हो जाएगा 10,500। तो 12,012 में से 10,400 घटा लीजिए तो आपके आ जाएंगे 1,612। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1,612, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला जो सेक्शन आता है मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग। तो देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प से संबंधित
शब्द को चुनना है। जम्मू कश्मीर उत्तर में है, तमिलनाडु किधर है? दक्षिण में है। आंसर ए बन जाएगा। कह रहा है क्या यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है ना बी से, अच्छा इसी को जस्ट पलट दिया है तो आप भी इसको पलट दीजिए, है ना। देख रहे हैं ना, सबसे पहले ओ, फिर बी, फिर सी, तो आप भी सबसे पहले के, बस एक ही है ऑप्शन डी। देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए श्रृंखला को लुप्त संख्या में चुनना है। 46 से 51 से 76 से 201 से 826, तो अगली संख्या क्या आएगी? तो आप देखेंगे क्या, 46 से 5 इसमें जोड़े हैं, इसमें 25 जोड़े हैं, इसमें 125, 25 पचे 125, 125 पचे हमें कितना हो जाएगा 625, 625 पचे कितना हो जाएगा 325, उसमें जोड़िए तो आपके आ जाएंगे 3951। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। कह रहा है क्या, यदि 14A 7B इक्वल 7B 3 इक्वल 5, तो ऐसे ही ये 7 है, तो इसका हमें बताना है। तो मतलब ए और बी का वैल्यू प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीपल है, क्या है ये बताना हो। तो यदि यहाँ डिवाइड रखते हैं तो 2 और यहाँ पे 2 और ये प्लस रखते हैं तो 3, यानी कि 3 और 2 5 मीन्स इसका ये डिविजिबल है और बी मतलब प्लस है, ठीक है। तो ये 4 और 3 7 हो गया, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा 1 3 13 और 17 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 10 2 1 3 30। कैरी आंसर बी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे जैसे विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, वैसे ऊष्मा गति की ताप का क्या होगा? तो ताप का क्या होता है बताइए? ताप का केल्विन होता है ना। करेक्ट आंसर बी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे बताना है कि हमें सबसे अलग वाला बताना है ना, 3 जो है एक समूह में है लेकिन एक जो अलग है वो हमें चुनना है। तो आप देखेंगे क्या कि इसमें ये टोटल क्या है, वॉवेल है, इसमें भी पूरे वॉवेल है, ये भी पूरे वॉवेल, लेकिन ये इसमें एक कॉन्सोनेंट आ गया, तो करेक्ट आंसर सी बन जाएगा हमारा। दिए गए विकल्प में से विषम संख्या को हमें चुनना है। तो अब देखिए अन्य सभी विकल्प में प्रथम और अंतिम अंकों का योगफल बीच का अंक है ना। सभी विकल्प में प्रथम और अंतिम अंक का योगफल, प्रथम और अंतिम 6 और 6 12 का योगफल बीच का अंक है। और यहाँ पे देखिए 6 3 9, 3 2 5, 4 3 7 सभी आ रहा है, बट ये क्या आ रहा है 12 नहीं, तो यानी करेक्ट आंसर ए बन गया। चलिए ये समुच्चय को चुनना है, इसी के इक्वालिटी में कौन होगा? तो आप देखेंगे क्या 26 63 और 124 ये कैसे आए हैं? तो आप देखेंगे क्या 3 का क्यूब माइनस 1 तो 26, ये 4 का क्यूब माइनस 1 63, 5 का क्यूब तो ऐसे, मतलब 3 4 5 ये कंटिन्यू रखे हम लोग, तो वैसे ही आपको रखना होगा। ये 4 का क्यूब करिए घटेगा, 5 का क्यूब 1 घटेगा, 6 का क्यूब बिल्कुल करेक्ट हमें मिल गया बी ऑप्शन नंबर 4 5 6 वाला। अब देखिए अगला है कि कितने कपड़े जो है पतलून है, कितने कपड़े पतलून है। तो आप देख रहे हैं ना ये कपड़े हैं, है ना, ये कपड़े और ये पतलून है, तो कितने कपड़े पतलून आ रहे हैं? यही ना 2 आ रहा है, तो कितना 4 और 3 मतलब 7 टोटल होगा। ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है ना, करेक्ट आंसर सी। अब हमें उस विकल्प का चुनना है जो दूसरा तीसरा संबंधित है, वैसे छठा किससे संबंधित होगा? तो देखिए 56 जो है हमारा, 56 ये कैसे है, 5 और 6 गुना करिए 30, 8 8 गुने 8 जो 39 है हमारा, 9 और 3 गुना करेगा तो 27 आ गया। तो वैसा ही यहाँ पे करना है, 8 गुने 8 64, यानी करेक्ट आंसर सी डी बनेगा। अब देखिए इस पासे में 6 के विपरीत हमें बताना है ना, 6 का उल्टा कौन सा है? तो 6 का विपरीत कौन सा होगा? देखेंगे आप, कोई भी उठाइए, कोई भी आप पासे को, सपोज करें हमने 5 2 ये और 5 2 ये है इसमें, यानी इसका 6 का अपोजिट तो 3 हमें दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 5 और 3। ओके, अब हम देखना चाहते हैं क्या कि यदि इससे हम करते हैं, ठीक है, या फिर ये छोड़िए, हम लोग इससे यदि करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। चलिए हम क्लॉकवाइज चलते, 1 4 से आ रहा है ना, तो 1 5 3 1 4, मतलब हर कंडीशन में हमारे पास क्या 6 का अपोजिट 3 ही आ रहा है। इसमें हमने देखा तब भी, इसमें देखा तब भी, तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा सी बन रहा है। अब देखिए कूट भाषा बताना है, इसका जो है ये लिखा गया, तो इसका आपका क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि इसका जस्ट अपोजिट लिखा गया है, यहाँ पे शुरू किया गया है ना, यहाँ आधा करके
तो आप इसका भी आधा करके लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे वैसे ही आधा करना है आपको और इसको डिवाइड कर देना है ना। तो इसको डिवाइड करिएगा तो करेक्ट आंसर आपका आएगा क्या, बताइए। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास CITE। CITE करेक्ट आंसर तो एक ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा।